गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। रिपोर्ट की पहली बड़ी खबर में आपको बताते हैं कि मुंबई के पिछले हफ्ते एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले में अब एक नया खुलासा सामने आया है। शुरुआत में कहा जा रहा था कि खराब तरबूज खाने की वजह से उनकी मौत हुई। इस खबर के बाद लोगों के बीच बहस शुरू हो गई कि क्या गर्मियों में खूब खाया जाने वाला तरबूज सच में 4 लोगों की जान ले सकता है। कुछ लोगों ने पुराने तरबूज को वजह बताया तो कुछ ने खराब क्वालिटी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अब माना जा रहा है कि मौत की वजह तरबूज नहीं बल्कि कोई जहरीला पदार्थ हो सकता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसी जहरीले पदार्थ की वजह से मृतकों के कुछ अंग हरे पड़ गए थे, जो जहर दिए जाने की तरफ इशारा करता है। 45 साल के अब्दुल्लाह दुकाडिया जो मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान चलाते थे, उनकी 35 साल की पत्नी नसरीन और उनकी बेटियां 13 साल की जैनब और 16 साल की आयशा ने शनिवार रात अपने 5 रिश्तेदारों के साथ खाना खाया था। परिवार ने पुलाव परोसा था। रिश्तेदारों के जाने के बाद रात करीब 1 बजे परिवार ने तरबूज खाया। सुबह करीब 5 बजे सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। सभी को उल्टी और दस्त जैसे एक जैसे लक्षण हुए, जिससे शुरुआत में फूड पॉइजनिंग का शक हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में चारों की मौत हो गई। अब सूत्रों का कहना है कि फॉरेंसिक जांच में जहर दिए जाने की आशंका सामने आई है। एनडीटीवी को सूत्रों ने बताया कि शुरुआती जांच में मृतकों के कुछ अंग जैसे दिमाग, दिल और आंतें हरे रंग की हो गई थी। मामले की जांच कर रहे डॉक्टरों का भी कहना है कि जो लक्षण और शरीर के अंदर की स्थिति सामने आई है वो सामान्य फूड पॉइजनिंग जैसी नहीं लगती। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल्लाह दुकाडिया के शरीर में मॉर्फिन नामक एक तेज दर्द निवारक दवा भी मिली है, जो आमतौर पर अस्पतालों में कंट्रोल तरीके से दी जाती है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि ये दवा इलाज के दौरान दी गई थी, गलती से शरीर में पहुंची या इसके पीछे कोई और साजिश है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए का कहना है कि अभी तक तरबूज और मौत के बीच कोई सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि वैज्ञानिक जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम नतीजा सामने आएगा। वहीं इस मामले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि चारों की मौत चूहे मारने की दवा में मौजूद जहर से हुई। फॉरेंसिक जांच में मृतकों के शरीर में जिंक फॉस्फाइड के अंश पाए गए हैं, जो आमतौर पर चूहे मारने की दवा में इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, जिस तरबूज को खाने के बाद परिवार की तबीयत बिगड़ी थी, उसके नमूनों में भी जिंक फॉस्फाइड के अंश मिले हैं। जहां इस तरह का एक मामला उलझा हुआ है, वहीं एक और खबर ने सबको हिलाकर रख दिया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट की दूसरी खबर में। बिहार के किशनगंज जिले के 30 साल के मौलाना तौसिफ रजा मजहरी की 26 अप्रैल 2026 को बरेली रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से गिरने के बाद मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उन्हें पहले पीटा गया और फिर ट्रेन से फेंक दिया गया। तौसिफ रजा ठाकुरगंज के बखोटोली गांव के रहने वाले थे। उनका शव रविवार रात उत्तर प्रदेश के बरेली स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे मिला। रेलवे अधिकारियों ने इसे हादसा बताया है, लेकिन परिवार इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि ट्रेन में कुछ लोगों ने उन्हें मारा पीटा और फिर हत्या कर दी। तौसिफ रजा अबुल हुसैन के बेटे थे। वो सिवान में इमाम और मदरसे में शिक्षक थे। वो बरेली में ताजुश्रिया के उर्स में शामिल होने गए थे और ट्रेन से वापस घर लौट रहे थे, तभी ये घटना हुई। उनकी पत्नी तबस्सुम खातून ने रोते हुए उस रात का हाल बताया। उन्होंने कहा, 26 तारीख की रात उन्होंने मुझे ट्रेन से फोन किया था। वो बहुत डरे हुए लग रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन्हें मार रहे हैं। तबस्सुम के मुताबिक उनके पति लगातार लोगों से मदद मांग रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। उन्होंने कहा, लोग उन्हें चोर बोल रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने चोरी की है। वो वीडियो कॉल पर अपनी किताबें और बैग दिखाकर कह रहे थे कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ। मैंने भी फोन पर लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तबस्सुम ने कहा कि उन्होंने वीडियो कॉल पर अपने पति को पिटते हुए देखा। मैंने देखा कि लोग उनका कॉलर पकड़कर घसीट रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे और पीट रहे थे। ये बहुत डरावना था। मुझे लगता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, इसके पीछे कोई साजिश है, उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि शायद उनके पहनावे और पहचान की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। उनकी दाढ़ी थी और वो टोपी पहनते थे, हो सकता है इसी वजह से उन पर हमला किया गया हो, उन्होंने कहा। परिवार का कहना है कि शरीर पर चोट के निशान बताते हैं कि ये सिर्फ ट्रेन से गिरने का मामला नहीं है। तबस्सुम ने कहा, अगर वो चलती ट्रेन से गिरते तो शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता, लेकिन उनका शरीर सही हालत में था, सिर्फ मारपीट के निशान थे। उन्होंने बताया कि रात भर वो अपने पति को फोन करती रही, लेकिन जवाब नहीं मिला। अगली सुबह एक पुलिस वाले ने फोन उठाया। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक के पास उनका फोन और सामान मिला है। पहले कहा कि हालत गंभीर है, फिर बाद में मौत की खबर दी, उन्होंने बताया। इसके बाद शव को बरेली कैंट पुलिस स्टेशन ले जाया गया और परिवार को जानकारी दी गई। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर फैल गया है। वहां से कई लोग काम के लिए दिल्ली और मुंबई ट्रेन से जाते हैं। स्थानीय निवासी तवंगर हुसैन बागी ने कहा कि जब हमें ये खबर मिली तो हम तुरंत उनके घर पहुंचे। ये बहुत दुखद घटना है। अभी तक कोई नेता या मीडिया यहाँ नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब कई युवक ट्रेन से सफर करने से डर रहे हैं। लोग अपने ट्रेन टिकट तक कैंसिल कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए, उन्होंने कहा।
बागी का आरोप है कि तौसीफ रजा को उनकी पहचान की वजह से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा उनकी दाढ़ी, टोपी और आईडी पर मोहम्मद नाम देखकर उन्हें अलग से निशाना बनाया गया होगा। ये हादसा नहीं, हत्या है। उन्होंने पहले हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, अखलाक से लेकर पहलू खान तक हमने ऐसे मामले देखे हैं। अब फिर ऐसा हुआ है। अगर हम आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। उन्होंने लोगों से एकजुट होकर इंसाफ की मांग करने की अपील की। तौसीफ रजा के चाचा ने भी हादसे वाली बात को गलत बताया। उनका कहना है कि पहले उन्हें पीटा गया और फिर लोगों को ये कहकर भड़काया गया कि वो चोर हैं। उन्होंने कहा, लगता है पहले उन्हें मारा गया और फिर चालाकी से भीड़ को उनके खिलाफ कर दिया गया। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो कैसे कहा जा सकता है कि अपराध खत्म हो गया है। परिवार ने अभी तक औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं कराई है, लेकिन कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। वहीं स्थानीय लोग और समुदाय के सदस्य निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे अधिकारियों से मांग की है कि आरोपियों की पहचान की जाए, सीसीटीवी फुटेज देखी जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं बरेली पुलिस ने हत्या और मारपीट के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक 27 अप्रैल 2026 को पालपुर कमालपुर इलाके के पास रेलवे ट्रैक किनारे शव मिला था। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान किशनगंज निवासी तौसीफ रजा के रूप में हुई, जो धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहे थे। पुलिस के बयान में कहा गया, बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से मृतक ट्रेन की खिड़की के पास बैठा था। नींद आने पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ये भी कहा कि जांच में अब तक मारपीट या धक्का देने का कोई सबूत नहीं मिला है। अधिकारियों के मुताबिक मृतक का मोबाइल फोन, पैन कार्ड और एटीएम कार्ड सुरक्षित मिले हैं। पुलिस ने बताया कि मोबाइल चालू हालत में था, जिसकी मदद से परिवार तक पहुंचा गया। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, मौलाना तौसीफ रजा का शव बरेली में रेलवे ट्रैक के पास मिला था। एक स्थानीय न्यूज चैनल को दिए गए वीडियो बयान में उनकी पत्नी ने उनकी मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा रजा और उनकी पत्नी के बीच फोन कॉल की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें वो घबराए हुए अंदाज में अपनी पत्नी से कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर परेशान किए जाने की जानकारी पुलिस को देने के लिए कह रहे हैं। हालांकि बरेली पुलिस का कहना है कि रजा ट्रेन के कोच के दरवाजे के पास बैठे थे, उन्हें नींद आ गई और वो गलती से ट्रैक पर गिर गए। मीर फैसल ने एक्स पर लिखा, बरेली पुलिस की ओर से जारी बयान कई गंभीर और अनिवार्य सवाल खड़े करता है। पुलिस के मुताबिक मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की मौत ट्रेन की खिड़की के पास झपकी आने और तेज गर्मी की वजह से गिरने से हुई। लेकिन क्या कोई सिर्फ ट्रेन की खिड़की से इस तरह गिर सकता है? ये बात उनके आखिरी पलों से सामने आ रही जानकारी से मेल खाना मुश्किल लगती है। कॉल रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता है कि वो कह रहे हैं कि कुछ नशे में धुत लोग उन्हें पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और वो अपनी पत्नी से पुलिस को फोन करने की गुहार लगा रहे हैं। ये किसी और की कही हुई बात नहीं, बल्कि खुद पीड़ित की अपनी आवाज है, जो उस समय हो रही मारपीट के बारे में बता रही है। इसके अलावा उनकी पत्नी का भी बयान है कि उन्होंने वीडियो कॉल पर यह हमला देखा। उनका कहना है कि उन्होंने मौलाना को थप्पड़ खाते और पिटते हुए देखा, जबकि वो मदद की गुहार लगा रहे थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि फिर पुलिस इस नतीजे पर कैसे पहुंची कि मारपीट का कोई सबूत नहीं मिला। अगर जांच पहली नजर के आधार पर की जा रही है तो फिर कॉल रिकॉर्डिंग और पत्नी की गवाही जैसे अहम सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, खासकर तब जब एक बयान खुद पीड़ित का हो और दूसरा उस व्यक्ति का जिसने घटना को लाइव देखने का दावा किया हो। ये मामला सनसनी फैलाने या अफवाह फैलाने का नहीं है, ये सुनिश्चित करने का मामला है कि कॉल रिकॉर्डिंग और पत्नी के बयान समेत हर सबूत की ठीक से जांच हो, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। सच्चाई सामने लाने और लोगों का भरोसा कायम रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच बेहद जरूरी है। वहीं उन्होंने पुलिस के एक और बयान पर कहा, पहले बरेली पुलिस ने कहा कि मौलाना तौसीफ रजा मजहरी खिड़की से गिर गए। जब इस पर सवाल उठे तो कहानी बदल गई। अब कहा जा रहा है कि वो गेट के पास बैठे थे, तो आखिर जनता किस बात पर भरोसा करे? क्योंकि मामला सिर्फ बयान बदलने का नहीं है, असली सवाल ये है कि इन बदलती हुई कहानियों के जरिए किन बातों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। एक रिकॉर्डेड कॉल जिसमें खुद पीड़ित कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट हो रही है, एक पत्नी जो दावा करती है कि उन्होंने वीडियो कॉल पर हमला होते देखा। पहले खिड़की की बात हुई, अब गेट की, लेकिन सबसे अहम सबूतों को अब भी नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर सच साफ है तो बयान बार बार क्यों बदल रहे हैं? पुलिस इस मामले को हादसा बता रही है, लेकिन परिवार और कई सांसद इस दावे को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमला और साजिश का मामला हो सकता है। किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि ये कानून व्यवस्था की बड़ी नाकामी है और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये हादसा नहीं बल्कि साफ तौर पर हमला है। अपनी आखिरी कॉल में मौलाना तौसीफ रजा ने साफ कहा था कि उन्हें पीटा जा रहा है और वो बार बार मदद मांग रहे थे, लेकिन लोग देखते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि यह मामला नफरत के बढ़ते माहौल पर सवाल खड़ा करता है और पूछा कि क्या सभी लोगों को बराबरी से कानून की सुरक्षा मिल रही है। जावेद ने कहा कि इंसाफ जल्दी, साफ और निष्पक्ष होना चाहिए और तुरंत जांच की मांग की। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये बेहद परेशान करने वाला मामला है। उन्होंने कहा कि परिवार का आरोप है कि बरेली कैंट के पास चलती ट्रेन में मौलाना को पीटा गया और बाद में उनका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। प्रतापगढ़ी ने कहा, मृतक की पत्नी का कहना है कि मारपीट के दौरान मौलाना ने वीडियो कॉल किया था और बताया था कि उन्हें पीटा जा रहा है। कॉल खत्म होने के तुरंत बाद उनका शव मिला। उन्होंने पुलिस को टैग करते हुए इस मामले की पूरी जाँच की मांग की। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी पारदर्शी जांच की मांग की और कहा कि बिहार निवासी मौलाना तौसीफ रजा मजहरी, जो बरेली
शरीफ में ताज़शरिया के सालाना उर्स में शामिल होने आए थे। उनकी उत्तर प्रदेश के बरेली रेलवे स्टेशन के पास संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। परिजनों के पास मौजूद मृतक की आखिरी कॉल की रिकॉर्डिंग इस मामले को और अधिक संवेदनशील और गंभीर बनाती है। कॉल के दौरान मौलाना ने स्पष्ट रूप से बताया था कि कुछ नशे में धुत लोग उनकी आर्थिक पहचान को लेकर गाली गलौच और मारपीट कर रहे हैं तथा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कई बार मदद की गुहार भी लगाई। वहीं दूसरी ओर घटना पर बरेली पुलिस का ये बयान कि खिड़की के पास बैठने के दौरान झपकी आने से गिरने के कारण मृत्यु हुई, कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जब एक और पीड़ित की आखिरी कॉल में हमले और प्रताड़ना की बात सामने आ रही है और दूसरी ओर आधिकारिक बयान इसे दुर्घटना बता रहा है, तो ये स्पष्ट रूप से विरोधाभास दर्शाता है। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। हम शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कार्रवाई की मांग की और कहा कि रेलवे और पुलिस को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर साजिश या हमला साबित होता है तो रेलवे मंत्री दोषियों की पहचान करे और इंसाफ दिलाए। उन्होंने कहा कि अलग अलग दावों को देखते हुए सही जांच बहुत जरूरी है। किस तरह एक शख्स को नफरती चिंटुओं के जरिए निशाना बनाया गया, ये हमने आपको बताया ही, लेकिन अब जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं वो किसी की भी आंखें नम कर देगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक इस तरह जुल्म होगा। आइए बताते हैं पूरा मामला इस बुलेटिन की तीसरी खबर में। द ऑब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में गुरुवार शाम 16 साल के एक मुस्लिम लड़के अयान सैफी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परिवार का आरोप है कि कुछ युवकों ने उसे जानबूझकर निशाना बनाया, जबकि जिस पुराने विवाद को लेकर हमला हुआ उसमें अयान का कोई लेना देना नहीं था। अयान सैफी अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। परिवार वालों के मुताबिक वो पढ़ाई करता था और साथ ही अपनी माँ के रोजमर्रा के कामों में भी मदद करता था। ये घटना त्रिलोकपुरी के एक पार्क के पास हुई। ये इलाका पहले भी तनाव और हिंसक घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चश्मदीदों और परिवार के लोगों का कहना है कि 6 से 8 युवक चाकू लेकर पार्क में घुसे और अयान का पीछा करने लगे। इसके बाद उन्होंने उस पर हमला कर दिया। एक रिश्तेदार ने बताया उन्होंने अयान को चारों तरफ से घेर लिया और पीठ, पेट और पैरों पर कई बार चाकू मारे। उसका हाथ भी बुरी तरह जख्मी हो गया। परिवार का आरोप है कि हमला पहले से प्लान किया गया था और इसका संबंध इलाके के एक व्यक्ति वकील से जुड़े पुराने विवाद से था। परिवार का कहना है कि अयान का उस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं था, फिर भी उसे मार दिया गया। परिवार के एक सदस्य ने कहा उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी और के झगड़े में उसे मार दिया गया। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद अयान को गंभीर हालत में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। परिवार का कहना है कि थोड़ी देर के लिए उसे होश आया था, जिसके दौरान पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। एक रिश्तेदार ने आरोप लगाया अयान ने कई हमलावरों के नाम बताए थे। पुलिस ने सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड किया, लेकिन हमें शुरू में उससे मिलने भी नहीं दिया गया। परिवार ने यह भी दावा किया कि अयान को पहले से धमकियां मिल रही थी और कुछ महीने पहले इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार के एक सदस्य ने कहा वो कुछ जगहों पर जाने से डरता था क्योंकि उसे बार बार धमकियां मिल रही थी। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों को तुरंत पकड़ने के बजाय पुलिस ने अयान के ही परिवार के कुछ लोगों को उठा लिया। एक रिश्तेदार ने कहा जिन लोगों ने उसे मारा वे अभी भी खुले में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को पकड़ लिया गया। इलाके के लोगों का कहना है कि वहां डर का माहौल है। कुछ लोगों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में युवकों के बीच झगड़े और गैंग जैसी घटनाएं बढ़ी है। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें इस हत्या के पीछे के विवाद की पूरी जानकारी नहीं है। अयान की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कहा वो पढ़ाई करता था और मेरी मदद करता था, मैंने सब कुछ खो दिया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक हत्या की वजह को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और न ही किसी गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है। परिवार की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। परिवार के एक सदस्य ने कहा अयान वापस नहीं आएगा, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर एमपी किशनगंज डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने दिल्ली की सीएम और दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए एक्स पर लिखा, दिल्ली में 16 साल के एक मुस्लिम लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। कुछ दिन पहले एक मौलाना को ट्रेन में बेरहमी से पीटा गया और चलती ट्रेन से फेंक दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते नफरती अपराधों का एक खतरनाक सिलसिला है। ये नफरत की राजनीति से पैदा हुआ माहौल है, जिसे बीजेपी की जहरीली और बांटने वाली राजनीति भी बढ़ावा दे रही है और सामान्य बना रही है। कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे नफरती अपराधों का स्वतः संज्ञान लेगा। आखिर और कितनी जाने जाएंगी, तब ये देश जागेगा। अशरफ हुसैन एक्स पर लिखते हैं, अयान सैफी की मां चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। इकलौते बच्चे की हत्या ने उन्हें अकेला कर दिया है। इस दर्द में वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पुकार रही है। क्या कोई इस मां की सुनने वाला है? वसीम अकरम त्यागी ने एक्स पर लिखा, अयान सैफी की मां की रुदन मदर ऑफ डेमोक्रेसी के सत्ताधारी नरेंद्र मोदी, अमित शाह रेखा गुप्ता से सवाल कर रही है। दिल्ली पुलिस के सीपी दिल्ली से सवाल कर रही है। एक मां का इकलौता बच्चा मार दिया गया, कौन इंसाफ दिलाए, कौन इंसाफ दे? अब चलाओ बुलडोजर, चलाओगे ना? वसीम जैदी नाम के एक्स यूजर ने लिखा,
दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मानवता शर्मसार 16 वर्षीय अयान सैफी की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या। वायरल वीडियो में किशोर भाई बचा लो की गुहार लगाता रहा, लेकिन हमलावर नहीं रुके। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। दिल्ली पुलिस। सोशल मीडिया पर वायरल होकर रातों रात मशहूर होना तो आज के दौर में आसान हो गया है, लेकिन उस पहचान और लोकप्रियता को लंबे समय तक बनाए रखना उतना ही मुश्किल होता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही फेमस कंटेंट क्रिएटर की जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक और बड़ी मुश्किल आ गई है। चलिए अब रुक करते हैं इस रिपोर्ट की चौथी बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। भवानीपुर काउंटिंग सेंटर से बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि उनके साथ मारपीट की गई है। टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा, दोपहर 3 बजे से ही वे हमें पीट रहे हैं, मुझे भी चोट लगी। सीसीटीवी बंद कर दिया गया था। हमारे किसी भी एजेंट को मतगणना केंद्र के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने ये भी कहा था कि डीओ ने मुझे भरोसा दिलाया था कि हमारे एजेंटों को अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वे कहीं भी उपलब्ध नहीं थे। मैंने हर जगह इसकी शिकायत की। भवानीपुर विधानसभा सीट के काउंटिंग सेंटर में ममता बनर्जी करीब 4 घंटे रही। काउंटिंग सेंटर से बाहर आने के बाद उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे अंदर धक्का दिया, लात मारी गई और पीटा गया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी की ये जीत नहीं बल्कि लूट है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो कुछ भी किया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। यहाँ दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में इलेक्शन के नतीजों को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल उठाए। आप नेता संजय सिंह ने एक्स पर लिखा था, ये क्या हो रहा है इस देश में। ममता बनर्जी अभी भी बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर हमला हो रहा है, लात मारी जा रही है। मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में सड़क का संघर्ष तेज करना होगा। बीजेपी की गुंडागर्दी का जवाब देना होगा। चुनाव हारने का ये मतलब नहीं कि जीतने वाला हिंसा करे। डॉक्टर रुचिका शर्मा ने एक्स पर लिखा, बीजेपी को बधाई देना बंद करो, असली मेहनत तो पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने की है। संवैधानिक लोकतंत्र को श्रद्धांजलि। वहीं राहुल गांधी ने भी आवाज उठाई और ट्वीट किया, असम और बंगाल में साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग के समर्थन से बीजेपी ने जीता है। हम ममता जी की बात से सहमत हैं। बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें छीनी गई है। हमें ये तरीका पहले भी देख चुके हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा 2024 आदि में चुनाव की चोरी संस्थाओं पर कब्जा अब और बचा ही क्या है। कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार बीजेपी से नहीं हुई बल्कि चुनाव आयोग, केंद्रीय बल और 25 लाख वोटरों के वोट छीनने की वजह से हुई। ये चुनाव जीता नहीं गया बल्कि छीना गया है। हमें ममता जी के साथ खड़ा होना चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अब के सत्ताधारी राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाएंगे। देश के राजनीतिक इतिहास का ये एक घनघोर काला दिन है। आज पूरा देश आक्रोशित है और लोकतंत्र व्यथित। चुनावी व्यवस्था के नाम पर केंद्रीय बलों का जो दुरुपयोग मतगणना में आज बंगाल में हुआ है, ठीक वैसा ही घपला 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अधिकांश जगह किया गया था, जिसकी साक्षात गवाह कन्नौज की विधानसभाएं थी। फिर इसी निंदनीय मॉडल को फर्रुखाबाद के 2024 लोकसभा चुनाव में दोहराया गया था। सब जानते हैं क्या हुआ है और सच क्या है और जनमत की खुली लूट कैसे हुई है। घोर 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 निंदनीय। वहीं ध्रुव राठी ने लिखा, पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। ये लोग ना तो मरे हुए थे और ना ही बांग्लादेशी थे। ये असली वोटर थे जिन्होंने अपने वोट वापस जुड़वाने के लिए अपील भी की थी। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो इन सभी अपीलों की सुनवाई पूरी होने तक पश्चिम बंगाल चुनाव टाल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव के दूसरे चरण तक सिर्फ करीब 1607 वोटरों के नाम ही वापस जोड़े जा सके। जिन अपीलों की सुनवाई हुई इनमें ज्यादातर मामलों में वोट हटाना गलत निकला। किसी भी सही लोकतंत्र में ऐसे चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष और आजाद चुनाव नहीं माना जाएगा, जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों का वोट देने का अधिकार छिन जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ये वोटर वापस जुड़ जाते तो टीएमसी जरूर जीत जाती। हो सकता है बीजेपी फिर भी जीतती रही, लेकिन असली सवाल चुनाव की निष्पक्षता का है। निष्पक्ष चुनाव एक सीमा या स्तर की बात होती है। दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल के बाद से चुनावों की निष्पक्षता लगातार कम होती दिख रही है। विपक्षी पार्टियां हर बार इस उम्मीद में चुनाव लड़ती रही है कि वे समझौता कर चुकी संस्थाओं जैसे ईसी, ईडी, सीबीआई के बावजूद जीत सकती है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बार बार उन्हें निराशा ही मिली है। अब सवाल ये है कि आखिर किस स्तर पर विपक्ष को लगेगा कि चुनाव इतने ज्यादा अनुचित हो चुके हैं कि उनका बहिष्कार करना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि टीएमसी को तब तक चुनाव में हिस्सा लेने से इनकार कर देना चाहिए था जब तक उन 27 लाख अपीलों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में बीजेपी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद देश भर के भाजपाइयों में जश्न का माहौल है। बंगाल में भगवा लहराते ही बिहार की राजधानी पटना में भी भव्य तरीके से जश्न मनाया गया। पटना में बिहार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता तक इस जश्न में डूबे नजर आए।
बीजेपी नेताओं ने होली और दिवाली एक साथ मनाई। पटना में बीजेपी कार्यालय पर दिन के वक्त गुलाल से होली खेली गई और शाम को पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। इस जश्न में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा समेत पार्टी के कई विधायक, विधान पार्षदों के साथ आम कार्यकर्ता भी शामिल हुए। भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे पूरे बीजेपी कार्यालय में गूंजते रहे। चलिए अब रुक करते हैं इस रिपोर्ट की 5वीं बड़ी खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दी जिस पर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये पोस्ट करने का आरोप था कि वो आई लव मोहम्मद के लिए अपना सिर कटवा भी सकता है और दूसरों का सिर काट भी सकता है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की बेंच ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि आवेदक द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक पोस्ट में किसी खास जाति या समुदाय का नाम नहीं लिया गया था। कोर्ट ने इस बात को भी गंभीरता से देखा कि केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब उसके खिलाफ कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी मौजूद ना हो। आरोपी नदीम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। उन पर पिछले साल यूपी पुलिस ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कथित तौर पर संवेदनशील टिप्पणियां करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 353 क्लॉज 2, 192 और 152 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस का आरोप था कि नदीम की पोस्ट से समाज में तनाव फैल सकता है और इससे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती थी। जमानत की मांग करते हुए आवेदक के वकील ने हाईकोर्ट में कई अहम दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है और अब वो जांच पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद नदीम को लगातार जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। वकील ने कोर्ट को ये भी बताया कि मुकदमे के जल्दी खत्म होने की कोई संभावना नहीं है और अगर जमानत नहीं दी गई तो आरोपी को बिना दोष साबित हुए लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। बचाव पक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि नदीम का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और पहली बार किसी मामले में आरोपी बनाया गया है। दूसरी ओर राज्य सरकार की तरफ से जमानत का विरोध किया गया। अतिरिक्त सरकारी वकील यानी एजीए ने अदालत में कहा कि आरोपी ने बेहद असंवेदनशील और भड़काऊ टिप्पणी पोस्ट की थी। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि पोस्ट में लिखा गया था आई लव मोहम्मद के लिए गर्दन कटवा भी सकते हैं और काट भी सकते हैं। सरकारी पक्ष ने दावा किया कि इस तरह के नारों और पोस्टरों की वजह से समाज में तनाव पैदा हुआ और बरेली जिले में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे थे। सरकार ने ये भी कहा कि इन घटनाओं के चलते कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। हालांकि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सरकार के दावों पर गंभीर सवाल उठाए। वकील ने कोर्ट को बताया कि बरेली दंगे में जिस नदीम खान का नाम सामने आया था वो ये आवेदक नहीं है, यानी जिस व्यक्ति पर दंगे भड़काने के आरोप लगाए जा रहे थे उसका इस मामले के आरोपी से कोई संबंध नहीं था। खास बात ये रही कि राज्य सरकार के वकील भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके। इससे बचाव पक्ष की दलील को और मजबूती मिली कि केवल नाम समान होने के कारण आरोपी को कठोर धाराओं में फंसाया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले की पूरी परिस्थितियों, जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों, आरोपी को सौंपी गई भूमिका और उसके आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखना जरूरी है। अदालत ने ये भी देखा कि नदीम 7 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद है और अब तक उसके खिलाफ ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो कि वो आदतन अपराधी है या समाज के लिए तत्काल खतरा पैदा कर सकता है। इन्हीं तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उचित होगा। कोर्ट के इस फैसले को कई लोग न्यायपालिका द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की रक्षा के तौर पर देख रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जर्नलिस्ट आसिफ मुश्तबा ने एक्स पर लिखा, बिहार में रोशन खातून की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने उन्हें जबरन पेशाब भी पिलाया, लेकिन करीब 1 महीने में ही आरोपियों को जमानत मिल गई। वहीं एक मुस्लिम युवक को सिर्फ इंस्टाग्राम पर आई लव मोहम्मद पोस्ट करने के लिए 7 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली। आखिर कानून का राज कहाँ है? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की चर्चा अब सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में गरमाई हुई है। इस बार आए चुनावी परिणामों ने राजनीतिक गलियारों से लेकर आम जनता तक सभी को हैरान कर दिया। भाजपा की बड़ी जीत और कई सीटों पर सामने आए चौंकाने वाले आंकड़ों के बीच अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने चुनावी प्रक्रिया पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं देश से बाहर इसको लेकर क्या चर्चा हो रही है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट की छठी खबर में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में भी इस चुनाव की चर्चा हो रही है। दुनिया के बड़े अखबार और मीडिया संस्थान इस जीत को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। तुर्की मीडिया TRT वर्ल्ड के मुताबिक भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हासिल की है। चुनाव आयोग के मुताबिक पार्टी ने 294 में से 206 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल कर लिया। पिछले कई सालों से यहां ममता बनर्जी और TMC की सरकार थी, इसलिए ये नतीजा एक बड़े राजनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक जनादेश बताया और कहा कि ये जनता के भरोसे और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली। विश्लेषकों के मुताबिक इसके पीछे कई वजह थी, जैसे धार्मिक ध्रुवीकरण, TMC सरकार के खिलाफ नाराजगी, कल्याणकारी योजनाएं और वोटरों के बीच बदलता माहौल। हालांकि सबसे ज्यादा विवाद वोटर लिस्ट में हुए बदलाव को लेकर हुआ।
चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत वोटर लिस्ट की जांच की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान करीब 90 लाख नाम हटाए गए, जो राज्य के लगभग 12% वोटरों के बराबर थे। चुनाव आयोग का कहना था कि ये प्रक्रिया डुप्लीकेट और मृत वोटरों के नाम हटाने के लिए की गई थी, लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि इसका असर खास इलाकों और समुदायों पर ज्यादा पड़ा। ये मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील बना क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 27% है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुस्लिम बहुल जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए। ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे अपारदर्शी और असंवैधानिक बताया। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी आरोपों से इनकार किया। विश्लेषकों का मानना है कि वोटर लिस्ट में बदलाव ने कई सीटों का चुनावी गणित बदल दिया हो सकता है। बीजेपी का वोट शेयर करीब 40% तक पहुंच गया, जबकि टीएमसी को लगभग 40% वोट मिले। स्क्रॉल.इन की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने हिंदू वोटों को एकजुट करना अपनी रणनीति का अहम हिस्सा बनाया था। पूर्व बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा था, हम ये सुनिश्चित करना होगा कि हिंदू वोट बटे नहीं। वहीं कतर मीडिया अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार 46 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल विधानसभा चुनाव जीत लिया है। इसे 2014 के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक जीत माना जा रहा है। अप्रैल में पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में भी चुनाव हुए। बीजेपी ने असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई, जबकि पुडुचेरी में उसकी सहयोगी सरकार दोबारा सत्ता में आई। सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की जीत की हो रही है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 207 सीटें जीत ली, जबकि तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सीट भी हार गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार में बांग्लादेशी घुसपैठियों और हिंदू एकता जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाया। पार्टी के कई नेताओं ने मुसलमानों को लेकर तीखे बयान दिए और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। अल जजीरा की रिपोर्ट में असम का खास जिक्र किया गया, जहां बीजेपी सरकार पर पिछले कुछ सालों में मुसलमानों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार पर मुस्लिम परिवारों की जमीनों पर बुलडोजर चलाने, उन्हें घुसपैठिया बताने और उनके घरों को तोड़ने जैसे आरोप लगे। रिपोर्ट के मुताबिक असम में पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के खिलाफ सख्त नीतियां देखने को मिली। चुनाव प्रचार के दौरान भी हिमंत बिस्वा शर्मा ने अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मांतरण विरोधी कानून और लव जिहाद जैसे मुद्दों को भी अपने एजेंडे में शामिल किया। अल जजीरा के अनुसार अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में भी असम जैसा माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि बंगाल में करीब 27% मुस्लिम आबादी रहती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि वोटर लिस्ट से लगभग 27 लाख लोगों के नाम हटाए गए, जिनमें बड़ी संख्या मुसलमानों की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों से इनकार किया है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में अभिनेता विजय की नई पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया और राज्य की राजनीति में नई चुनौती पेश कर दी। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने विपक्ष के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक पश्चिम बंगाल पर कब्जा कर लिया है। अखबार के मुताबिक कुछ साल पहले तक बंगाल में बीजेपी की ऐसी जीत की कल्पना भी मुश्किल थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की संस्कृति की रक्षक के तौर पर पेश किया, लेकिन वो बीजेपी को रोक नहीं पाई। NYT ने यह भी लिखा कि बंगाल का चुनाव इस बात का टेस्ट था कि देश में राइट विंग राजनीति कितनी आगे जा सकती है। रिपोर्ट में रिकॉर्डिंग वोटिंग का भी जिक्र किया गया और बताया गया कि 92% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। साथ ही विपक्ष की तरफ से वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाने के आरोपों का भी जिक्र किया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को गलत बताया। ब्रिटिश मीडिया संस्थान द गार्डियन ने लिखा कि 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से बीजेपी का एजेंडा भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने का रहा है। गार्डियन के मुताबिक विपक्ष अंदरूनी लड़ाई की वजह से कमजोर पड़ा है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि दक्षिण भारत में बीजेपी अभी भी उतनी मजबूत नहीं हो पाई है। वहीं पाकिस्तान के मशहूर अखबार डाउन ने लिखा कि बंगाल में मिली जीत से मोदी सरकार को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले और मजबूती मिलेगी। डॉन ने ममता बनर्जी के उन आरोपों का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें चुराई है। रिपोर्ट में मतगणना के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया। कुल मिलाकर विदेशी मीडिया बीजेपी की इस जीत को भारत की राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर देख रहा है। कई रिपोर्ट्स इसे मोदी और बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक जीतों में से एक बता रही है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों फिर चर्चा में आ गए हैं, ये कंटेंट क्रिएटर बताएंगे आपको इस रिपोर्ट की 7वीं खबर में। यूट्यूबर शादाब जकाती ने जिस ग्रैंड स्क्वायर मॉल में 1 ग्राम गोल्ड में ज्वेलरी बेचने का शोरूम खोला है, वो पूरा कॉम्प्लेक्स ही अवैध बताया जा रहा है। दरअसल ये कॉम्प्लेक्स शुरू से ही गलत तरीके से बनाया गया था। इस पर आवास विकास परिषद लगातार नोटिस दे रहा था, लेकिन संचालकों ने ध्यान नहीं दिया। 2024 में इस कॉम्प्लेक्स को गिराने का आदेश भी दिया जा चुका था। बुधवार को टीम इसी आदेश पर कार्रवाई करने पहुंची। सबसे पहले दुकानों को खाली करने के लिए कहा गया और फिर पूरे कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया गया। अगर नियम पूरे नहीं हुए तो इसे तोड़ा भी जा सकता है। आवास विकास के मुताबिक परिषद की जमीन नंबर 427/12
और 428/12 पर कस्तूरी लाल नाम के व्यक्ति ने नक्शे से अलग निर्माण किया था, जिसे अवैध माना गया। दिसंबर 2023 में उन्हें नोटिस देकर जवाब देने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने ना तो जवाब दिया और ना ही पेश हुए। इसके बाद फरवरी 2024 में ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। अप्रैल 2026 में फिर से नोटिस देकर 1 हफ्ते के अंदर खुद अवैध निर्माण हटाने को कहा गया था। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि नहीं हटाने पर सील और तोड़ने की कार्रवाई होगी। इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। जांच में ये भी सामने आया कि बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फायर एनओसी के दुकानों को बेचा गया और चलाया भी जा रहा है, जो नियमों का बड़ा उल्लंघन है। इस मामले में अधिकारी राहुल यादव ने कानून के तहत आदेश देकर कॉम्प्लेक्स को सील करवा दिया है और जब तक अवैध निर्माण हट नहीं जाता ये सील रहेगा। सहायक अभियंता मुकेश पाल सिंह को तुरंत सीलिंग की कार्रवाई करने को कहा गया। इस पूरे मामले में शिकायत करने वाले भाजपा नेता राहुल ठाकुर का कहना है कि उनकी शिकायत के बाद ही ये कार्रवाई हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समय पर कॉम्प्लेक्स नहीं तोड़ा गया तो वे सारे सबूत लेकर फिर से कोर्ट जाएंगे। यूट्यूबर शादाब जकाती का ज्वेलरी शोरूम सील मेरठ में पार्किंग की जगह बनाया था। ओपनिंग के बाद हुए थे अरेस्ट। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जैकी यादव ने एक्स पर लिखा, सोशल मीडिया पर फेमस होना और उसे मैनेज कर पाना सबके बस की बात नहीं है। 10 रुपए का बिस्किट वाला शादाब जकाती इतना वायरल हुआ कि अब उसकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। शादाब जकाती को पुलिस कई बार गिरफ्तार कर चुकी है। अब कुछ दिन पहले शादाब जकाती ने एक ज्वेलरी शोरूम की ओपनिंग की थी। अब पता चल रहा है कि नक्शे के हिसाब से वो शोरूम जिस जगह पर बना है वो पार्किंग की जमीन है। अब उस शोरूम को सील कर दिया गया है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, वो बिस्कुट आज भी 10 रुपए का ही है, लेकिन शादाब जकाती के लिए उस 10 रुपए की वैल्यू करोड़ों के शोरूम जितनी थी, जिसने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। एक और एक्स यूजर लिखते हैं, एक बात मुझे नहीं समझ में आती कि शादाब का शोरूम सील करके ये बताया गया कि इलीगल तरीके से बनाया गया है, लेकिन शोरूम जिसने बनाया उस वक्त तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। चलिए अब बात करते हैं एक और अहम मामले के बारे में इस बुलेटिन की 8वीं खबर में। यूएई में एक ड्रोन हमले के दौरान जिन भारतीय मूल के नागरिक घायल हुए, विदेश मंत्रालय ने बताया कि सोमवार 4 मई को ईरान ने कई क्रूज मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। एक ड्रोन हमले में फुजेराह ऑयल इंडस्ट्री जोन को निशाना बनाया गया, जहां आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। इस हमले को अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का उल्लंघन माना जा रहा है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने 4 मई को कई ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है, जिसमें 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन शामिल है। एक पोस्ट में लिखा, मिडिल ईस्ट में जंग जब से शुरू हुई है तब से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम करीब 549 बैलिस्टिक मिसाइलें, 29 क्रूज मिसाइलें और 2260 ड्रोन इंटरसेप्ट कर चुके हैं। इन हमलों में अब तक करीब 10 मासूम लोगों की जान भी चली गई है, जिसमें भारतीय मूल के नागरिक भी शामिल है। हम किसी भी तरह से थ्रेट से लड़ने के लिए तैयार है। राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर है। एक ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से पोर्ट में आग लग गई। हमले के बाद बचाव टीम मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से बाहर निकाला। फिलहाल 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले पर इंडियन एम्बेसी की भी नजर है। उन्होंने पोस्ट कर बताया कि हमले में 3 भारतीय घायल हुए हैं और उनके इलाज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फुजेराह ऑयल पोर्ट यूएई के सबसे जरूरी ऑयल पोर्ट में से एक है। इस पोर्ट से गल्फ ऑफ ओमान नजदीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे बिना यूएई यहां से अपना तेल निर्यात कर सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच एक अस्थायी सीज फायर बना हुआ था, लेकिन इस हमले की वजह से ये सीज फायर टूट गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई सरकार ने पहले ही दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया था। उनका अनुमान था कि ईरान मिसाइल हमले कर सकता है। इससे पहले 14 मार्च को भी फुजेराह पोर्ट पर हमला हो चुका है, तब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने नेवल फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी है। इसमें यूएई के 2 पोर्ट शामिल है, फुजेराह और खोरफक्कन। ऐसा ईरानी मीडिया का दावा है। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया कि पाकिस्तान की मदद से बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, बस अमेरिका और यूएई मिलकर वापस दलदल में ना जाए। यूएई के ऑयल पोर्ट पर बरसी मिसाइलें, 3 भारतीय घायल, ईरान ने फिर शुरू कर दी जंग, द लंदन टॉप। ऐसे दौर में जहां आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, उनके मजहब पर सवाल उठाए जाते हैं और महिलाओं के हिजाब पहनने तक को विवाद का मुद्दा बना दिया जाता है, वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने नफरती चिंटुओं को करारा जवाब दे दिया है। बताएंगे आप पूरा मामला इस बुलेटिन की 9वीं खबर में। फातिमा थाहिलिया 34 साल की वकील है और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट से कानून की पढ़ाई की है। उन्होंने पैरम्बरा विधानसभा सीट से चुनाव जीता और सीपीआई के बड़े नेता टीपी रामाकृष्णन को हराया। फातिमा ताहिलिया को 81,429 वोट मिले और उन्होंने करीब 5,087 वोटों से जीत हासिल की। कोझिकोड के पेरूवायल में जन्मी फातिमा ने शुरुआत छात्र राजनीति से की थी, लेकिन वो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन में नेता रही और बाद में कोझिकोड कॉरपोरेशन में काउंसलर भी बनी। उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोझिकोड से BA LLB और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज त्रिशूर से LLM किया। अभी वो कालीकट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करती है।
फातिमा ताहिलिया मुस्लिम यूथ लीग की स्टेट सेक्रेटरी भी है। धीरे धीरे उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में अपनी मजबूत पहचान बनाई। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से चुनाव लड़ने वाली 2 महिला उम्मीदवारों में फातिमा भी शामिल थी। इसलिए उनका चुनाव काफी चर्चा में रहा, क्योंकि पैराम्बरा सीट को लंबे समय से लेफ्ट का गढ़ माना जाता था। चुनाव प्रचार के दौरान कई विवाद भी हुए। उनकी उम्मीदवारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। उनके खिलाफ गंदे और आपत्तिजनक कमेंट किए गए। कई लोगों ने उनके हिजाब पहने और मुस्लिम महिला होने को निशाना बनाया और कहा कि वो चुनाव लड़ने लायक नहीं है। फातिमा ने कहा कि ये सब उनके लिए नया नहीं है। इससे पहले भी कोझिकोड के लोकल बॉडी चुनावों के दौरान उन्हें ऐसा साइबर अटैक झेलने पड़े थे। एक और विवाद कमेंटे कुट्टी को लेकर हुआ। आरोप लगे कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से जुड़े कुछ प्रचार वाहनों में फातिमा को कम्युनिटी कैंडिडेट कहकर प्रचार किया गया। यूडीएफ ने आरोप लगाया कि चुनाव को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है और फातिमा की पहचान को सिर्फ उनके मजहब से जोड़कर दिखाया जा रहा है। इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई। इतनी मुश्किलों और विवादों के बावजूद फातिमा ताहिलिया ने मजबूती से चुनाव लड़ा और आखिरकार पैराम्बरा सीट जीत ली। उनकी जीत को ऐसे इलाके में बड़ा बदलाव माना जा रहा है जहां लंबे समय से एलडीएफ का दबदबा था। जहां एक तरफ 2026 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल के नतीजों की चर्चा पूरे देश में हो रही है, वहीं तमिलनाडु का चुनाव भी इस बार खूब सुर्खियों में रहा। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति चर्चा में सिर्फ चुनावी आंकड़ों की वजह से नहीं आई, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह रहे वहां से जीत हासिल करने वाले एक मशहूर एक्टर। उनकी शानदार जीत ने सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में भी जश्न का माहौल बना दिया। कई बड़े सुपरस्टार्स और सेलिब्रिटीज ने खुलकर उन्हें बधाई दी और उनकी जीत को ऐतिहासिक बताया। आखिर कौन है ये अभिनेता और क्यों उनकी जीत की इतनी चर्चा हो रही है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट की 10वीं बड़ी खबर में। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय के लिए 4 मई का दिन काफी खास रहा है। इस दिन को विजय अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आज ही के दिन उनकी पार्टी टीवीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर अनोखा कीर्तिमान रचा है। थलपति विजय मूल रूप से तमिल सिनेमा से नाता रखते हैं। विजय की जीत पर साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाइयां दी है। आपको बता दें कि जिस तरह से थलपति विजय की पार्टी टीवीके ने जीत हासिल की है, उसकी देश भर में चर्चा हो रही है। विजय पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत भी हासिल कर ली है। विजय की इस जीत पर तमिल सुपरस्टार महेश बाबू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्हें बधाइयां दी है। महेश बाबू ने एक्स पर लिखा, विजय को नई मिसाल कायम करने और शानदार जीत हासिल करने पर दिल से बहुत बहुत बधाई। आज का दिन दिखाता है कि लोगों ने आप पर कितना बड़ा भरोसा जताया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये जीत तमिलनाडु के विकास और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलेगी। महेश बाबू के अलावा विजय देवरकोंडा ने भी ट्वीट कर विजय को बधाइयां दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, तमिलनाडु के लोगों को मेरा आभार और बधाई कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में आकर वोट डाला और अपने लिए एक मजबूत पक्ष लिया। देवरकोंडा ने आगे लिखा, तमिलनाडु के सभी लोग और नए मुख्यमंत्री के लिए मैं समृद्धि और सामूहिक विकास की कामना करता हूं और राजनीति के इस नए दौर में मैं इस चेहरे को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित हूं। सुपरस्टार रजनीकांत एक्स पर लिखते हैं, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने पर तमिल का वेत्री कड़गम के नेता विजय और उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। एक्टर धनुष ने एक्स पर लिखा, पहली ही बार चुनाव मैदान में उतरकर मुकाबला करने वाले श्री विजय सर और तमिल का वेत्री कड़गम को तमिलनाडु की जनता का जबरदस्त समर्थन और प्यार मिला है। सरकार बनाने जा रहे विजय सर और उनकी पार्टी को मेरी ओर से दिल से हार्दिक बधाई। वहीं एक्ट्रेस के अलावा जनता ने भी बेहद खुशी जाहिर की है कि एक्स यूजर ने लिखा, विजय सिर्फ एक्टर नहीं, अब वो तमिलनाडु का नया बिग बॉस बन चुके हैं, स्क्रीन से सीधा सत्ता तक। एक्टर, मास हीरो, इन्फ्लुएंसर, लीडर, टीवीके का तूफान आया, पुरानी पार्टियां धूल चाट रही है। युवा, आम जनता सब खुश है। थलपति ने कर दिया, आज का रिजल्ट साफ है, ये हाइप नहीं हिस्ट्री है। तमिलनाडु तैयार हो जाओ, नई कहानी शुरू हो चुकी है। हैशटैग थलपति विजय, हैशटैग टीवीके विजय। दिनेश पुरोहित ने एक्स पर लिखा, थलपति विजय अपनी फिल्म में जीएसटी मुद्दे पर मोदी की आलोचना की, बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ खुलकर बोले। चुनाव से पहले बीजेपी द्वारा सीबीआई लगाने के बावजूद एनडीए में शामिल नहीं हुए और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि वो अब एनडीए में शामिल हो जाएंगे। हैशटैग इलेक्शन रिजल्ट 2026। आइए अब आपको बताते हैं थलपति विजय की पार्टी तमिल का वेत्री कड़गम को जीत दिलाने वाले वे 5 फैक्टर क्या हैं जिन्होंने आईएडीएमके और डीएमके जैसी दिग्गज पार्टियों को पछाड़ दिया। इसी के साथ प्रदेश में दशकों से चली आ रही 2 दलीय राजनीति को भी बदल दिया। आखिर ये पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर कैसे हुआ? तमिलनाडु में हमेशा से ही सिनेमा और राजनीति का गहरा रिश्ता रहा है। थलपति विजय की लोकप्रियता हर वर्ग के बीच है। उनकी युवा, महिलाएं, शहरी और ग्रामीण मतदाता समेत सभी के बीच मजबूत पकड़ दिखी। इनकी रैलियों में लोगों का हुजूम सिर्फ एक नेता को सुनने नहीं बल्कि अपने स्टार आइकन को देखने पहुंचती थी।
यही स्टार पावर वोट में बदली तो राज्य की तस्वीर बदल गई। अभिनेता विजय ने अपने फैन बेस को सिर्फ दर्शकों तक सीमित नहीं रखा। उनके संगठन विजय मक्कल यक्कम ने बूथ लेवल तक काम किया। ब्लड डोनेशन, राहत कार्य और सोशल कैंपेन के जरिए नेटवर्क पहले ही ग्राउंड पर एक्टिव था, जो चुनाव में कैडर की तरह काम आया। इस तरह विजय ने लोगों के दिल पर अपनी छाप और गहरी की। तमिलनाडु में कई दशकों से सत्ता की लड़ाई डीएमके और आईएडीएमके के बीच ही होती आई है। ऐसे में विजय ने अपनी पार्टी टीवीके को एक नए विकल्प के तौर पर पेश किया। विजय ने स्पष्ट कहा, डीएमके उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, जबकि भाजपा के वो वैचारिक विरोधी है। इस स्पष्ट स्टैंड ने कंफ्यूज वोटर्स को नया विकल्प दिया। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और वादे पूरे न होने जैसे आरोप लगे। वहीं दूसरी ओर एआईएडीएमके भी जयललिता के बाद कमजोर होती नजर आई। ऐसे में वोटर्स के बीच बदलाव की चाह बढ़ी और थलपति विजय की पार्टी को इसका फायदा मिला। टीवीके ने चुनाव प्रचार के दौरान युवाओं को सीधे टारगेट किया। सोशल मीडिया पर मजबूत मौजूदगी और डिजिटल वॉलंटियर नेटवर्क ने पार्टी को तेजी से लोकप्रिय बनाया। विजय ने अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन समर्थकों को वर्चुअल वॉरियर्स करार दिया। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।